Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th chapter 7 conservation of plants and animals. In our previous video we have studied about why do we conserve animals, plants and why it is necessary. In this video we study about wildlife sanctuaries. So let's we start. Wildlife sanctuaries are reserved forests where wild animals are protected and provided with suitable living conditions. वाइल्ड सेंचुरीज एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं. ये एकदम फॉरेस्ट की तरह से होते हैं, बट कैसे फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और उन्हें उनकी सारी जो सूटेबल कंडीशन होती है, लिविंग कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन में वो सर्वाइव करते हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं. अनलाइक अ जू, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जू की तरह नहीं होता है, ये फॉरेस्ट की तरह ही रहता है. जैसे जंगल में फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी एनिमल्स रहते हैं. बट अंतर क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड रहते हैं कि हंटिंग, पॉचिंग और अदर तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड रहती हैं यहाँ पर. पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन, मतलब जो कुछ पीपल्स की जो लिविंगहुड होती है वो भी लाइफ उस पर डिपेंड करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे. लाइक फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट से हमें काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, लाइक जैसे मेडिसिन्स का मिलना, फायरवुड कलेक्ट करना, लाइव स्टॉक्स को कलेक्ट करना, ये सभी. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोहिबिटेड रहती है, लाइक किलिंग एनिमल्स, कैप्चरिंग एनिमल्स, पॉचिंग एनिमल्स, ये सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रोहिबिटेड की जाती है स्ट्रिक्टली. और ये गवर्नमेंट के थ्रू ये सेंचुरीज यहाँ पर इनको इन फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया जाता है कि विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है. तो ऐसे सेंचुरीज़ या ऐसे फॉरेस्ट को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं. काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पर जिनको सेव करके रखा जाता है. अब नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल पार्क. सो व्हाट इज़ द नेशनल पार्क? नेशनल पार्क्स आर wildlife sanctuaries in India. In India, wildlife sanctuaries have unique landscapes which included both level forest, mountain forest and bushlands in the delta और big river. हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बहुत ही यूनिक तरीके के लैंडस्केप्स पाई जाती हैं, मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखने के लिए मिलते हैं. फॉरेस्ट लेवल पे मिलती हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, बुश लैंड फॉरेस्ट होते हैं, डेल्टाज जो होती है नदियों पे के किनारे, ये बड़ी बड़ी इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पाई जाती हैं. दे प्रोटेक्टेड सेवरल थ्रेटन्ड वाइल्ड life species such as golden cat, pink-headed duck, black buck, white-eyed buck, घड़ियाल, marsh crocodile, elephant, rhino and python etc. ये सभी जो एनिमल्स हैं ये यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में इनको प्रोटेक्टेड किया जाता है. Unfortunately, people encroaching upon the land of these protected forest area and destroy them. लेकिन क्या होता है, कभी कभी दुर्भाग्यवश कि कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, वो इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. There are 543 wildlife sanctuaries in India, which included as many 50 tiger reserves. हमारी इंडिया में 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिनमें से 50 टाइगर रिजर्व्स हैं. यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में इन पे फोकस किया जाता है. नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स. National parks are the large forest reserved at the attempt to preserve the entire area ecosystem with the area including the landscape, flora, fauna and historical object of the area. नेशनल पार्क क्या होते हैं? लार्ज फॉरेस्ट होते हैं जिनको रिजर्व करके रखा जाता है. यहाँ पे पूरे एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरे लैंड को, पूरे यहाँ के जितने भी फ्लोरा और फ्यूना होते हैं, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सतपुरा नेशनल पार्क हमारा फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का. विद इन दिस फॉरेस्ट यू कैन फाइंड द फाइनेस्ट Indian teak as well as rock shelters which have the evidence of the
प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द एरिया। तो इस पार्क में हमें फॉरेस्ट फाइनेस्ट इंडियन टीक मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारे शेल्टर रॉक्स भी मिल जाती हैं, और यहाँ पर हमें उन रॉक्स के ऊपर काफ़ी सारे कुछ एविडेंस भी मिल जाते हैं जो हमारी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ को दिखाते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे जो लाइफ थी, जो पुरानी जो आदिवासी के टाइम की जो लाइफ थी उसको शो करते हैं। There are a total 55 rock shelters in the Panchmani Biosphere Reserve, which also feature rock painting, depicting figure of the man fighting with animals, hunting scenes, dancing and playing music instruments। ये सभी scenes इन rocks पे मिलते हैं। हमारी इंडिया में 55 rock shelters हैं पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये फर्स्ट था रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। यहाँ पे ये जो रॉक शेल्टर्स होते हैं यहाँ पे सतपुरा पार्क में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एविडेंस मींस जंगल की जो पहले की लाइफ थी जहाँ पे ह्यूमंस रहते थे, लाइक अर्ली ह्यूमंस रहते थे, उन सभी के यहाँ पर हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाते हैं। ये अब आते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिए यहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, टाइगर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है मेनली। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू टू टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके सर्वाइवल को देखना, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना हमारी कंट्री में, ये सब यहाँ पर इसमें किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो हम टाइगर्स के सर्वाइवल, उनकी पॉपुलेशन पे ध्यान देता है। सिमिलरली सम ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कॉल्ड बर्ड सेंचुरीज हैं। इसी तरह से और भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो फोकस करती हैं बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में, और ये इस तरह के काफ़ी डिफरेंट पार्क्स हैं जो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ को मेंटेन करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लाइक इन दिस फिगर 7.4 में टाइगर शो किया गया है, वाइल्ड लाइफ वुल्फ है, बारहसिंगा, ये सभी हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो इनकी जो क्वांटिटी है वो खत्म होती जाती है। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इन को फोकस करने के लिए इन पे काफ़ी सारे मतलब इन पे इनको प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए गए हैं। टाइगर इज़ द वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर द स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन द सेंस दैट significance increase in the population of the tiger has been seen here। तो देखिए टाइगर जो है एक ऐसी स्पीशीज़ है जो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, फॉरेस्ट से ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है एक यूनिक सेंस है जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉपुलेशन दिख रही है, मतलब टाइगर्स की बढ़ती हुई जनसंख्या देखने को मिलती है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड वुल्फ एंड बारहसिंगा, ये जो फिगर में शो किए जा रहे हैं ये सभी एनिमल्स ये फिगर में शो किए जा रहे हैं, ये जो वर आल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क, ये भी सतपुरा नेशनल पार्क्स में पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर कॉल्ड नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल। जो एनिमल्स जिनके नंबर मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, जिनका लेवल कम होता जा रहा है, जो समाप्त की ओर चले जाते जा रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। लाइक आपको डायनासोर के बारे में तो याद होगा, डायनासोर्स जो थे वो एक टाइम पहले पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो डायनासोर्स थे वो धीरे धीरे गायब हो गए, मतलब उनका एग्जिस्टेंस था वो ही ख़त्म हो गया। तो ये क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में चेंज होने का मेन जो रीज़न होता है वो मेन रीज़न होता है इनका कि disturbance in the nature habitat of the animal make it difficult for them to survival and hence become the extinct। जो डिस्टर्बेंस हो जाता है उनकी नेचुरल हैबिटेट में जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं, और फिर क्या होता है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, इस तरह से वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल उनका मतलब नाम ही मिट गया हमारे जो अर्थ थे वहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं डायनासोर्स जो पहले 1000 ईयर्स अगो पाया जाता था। अब यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स थे वो बहुत, जो डायनासोर था बहुत ही
बिगर साइज में थे, जैसे हम स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड देखते हैं, इस तरह से ये थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में और जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो उनके सर्वाइवल को सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं तो वो वहाँ पे प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में बने। लेकिन अब भी काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? An ecosystem is made of all the plant, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, data. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें मिलकर उस पूरे एरिया को क्रिएट करते हैं। लाइक रिवर्स है, डेल्टा, ये सारी चीज़ें मिलकर, मतलब नेचर पर प्रेजेंट नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार करती है जहाँ पर सर्वाइवल प्रोसेस होता है, जहाँ पर सर्वाइव किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम रेड डेटा बुक। सो व्हाट इज़ द रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डेटा बुक जो है वो एक सोर्स बुक है जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है जो एनिमल्स खतरे में हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स खतरे में, इंडेंजर्ड में हैं, उनके बारे में उनको रिकॉर्ड रखा जाता है। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रेड डेटा बुक देखने के लिए मिलती है, प्लांट्स के लिए अलग और अदर एनिमल्स के लिए अलग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN, ये मेंटेन्स करती है, मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड एंड कॉल इट रेड डेटा बुक। ये जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके मेंटेन को रिकॉर्ड करती है और उस बुक को रेड डेटा बुक कहा जाता है। इंडिया आल्सो मेंटेन इट्स ओन रेड डेटा बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन। और हमारी इंडिया भी अपनी खुद की रेड डेटा बुक को मेंटेन कर रही है, जिसमें काफ़ी सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डेंजर में हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। In this figure, the golden toad now makes the extinct as well as extinct in the wide list of the IUCN Red List। जो यहाँ पे ये जो फिगर में फ्रॉग जो शो किया गया है ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये जो IUCN की जो रेड डेटा बुक थी उसमें एक्सटिंक्ट एनिमल और इंडेंजर एनिमल दोनों में आता था, ये एक्सटिंक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से देयर इज अ रेड डेटा लिस्ट टू विच आल्सो नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज और IUCN रेड लिस्ट। मतलब रेड डेटा बुक तो जानते ही हैं, लेकिन थ्रेटेंड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है कि ये खतरे में जो एनिमल्स हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं लाइक एक्सटिंक्ट, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, लाइक कोई नहीं जानता कि वो स्पीशीज अलाइव है या नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कोई भी नहीं जानता कि जो वाइल्डनेस है, जो एनिमल्स हैं वो अभी हैं या नहीं है। इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में कि ऐसी एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको, मतलब जो बहुत ही तेज़ी से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वैल्यूरेबल में भी आते हैं, ये बहुत एक स्पेशीज़ होती है जो बहुत ही, मतलब एक ही स्पेशीज़ के बारे में बात करना जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है या ख़त्म होने की कगार पे है। इस तरह से जितनी भी सब एनिमल्स हैं उनका डेटा यहाँ इस रेड बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट, माइग्रेशन। सो व्हाट इज़ द माइग्रेशन? Migration is the movement of birds, animals or humans over the long distance to live in a new location permanently or temporary। Migration एक movement होता है जो birds, animals, humans, मतलब वो एक long distance पे travel करके जाते हैं, migrate करते हैं और या तो वहाँ पे permanently रहते हैं या temporarily रहने के लिए चले जाते हैं। So here migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change। जो migratory birds होती हैं वो दूर उड़कर जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि जब वहाँ की जो क्लाइमेट चेंज होती है तो वहाँ के हार्श वेदर कंडीशंस को स्केप करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी जगह फ्लाई करके जाती हैं। इसी प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। और ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती हैं कि हार्श वेदर कंडीशंस को अवॉइड करती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। मतलब इनकी जो वहाँ की जो क्लाइमेट होती है ये अंडे देने जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जहाँ ये रह रही होती है कि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है और मतलब ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। और ऐसी बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं और वहाँ जाती हैं, ऐसी बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो देखिए रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर्स को सेव करें, पेपर्स का रीयूज़ करें, क्योंकि एक पेपर शीट को बनाने के लिए हम काफ़ी सारे ट्रीज़ को कट करते हैं। अगर हम कुछ भी पेपर्स को सेव करते हैं तो हम काफ़ी सारे पेड़ों को बचा सकते हैं कटने से। क्या होता है कि जब भी जो भी पेपर्स बनाए जाते हैं वो उनका यूज़ क्या करते हैं कि हम पेपर्स को बनाने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं। वी नीड टू कट 70 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए हम 17 जो पूरी पूरी तरह से मैच्योर जो प्लांट्स हैं उनको कट करते हैं। वी कैन इजीली री यूज एंड रिसाइकल पेपर फॉर द 5 to 7 ट्रीज। और हम अगर री यूज और रिसाइकल करने लग जाए पेपर्स को तो हम 4 और 5 7 ट्रीज को मतलब तो हम कितने सारे नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं ना, कि कंजप्शन को रिड्यूस करके, पेपर के कंजप्शन को रिड्यूस करके, उसका री यूज़ करके, वो पेपर को रिसाइकिल करके हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। और इससे जो ह्यूमन एनर्जी होती है वो भी सेव होती है और प्लांट्स भी सेव होते हैं। सो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट, reforestation. So what is the reforestation? The plant trees should generally be game some species which found in the forest। मतलब ऐसे ट्रीज़ को प्लांटेड करना, न्यू ट्रीज़ को प्लांटेड करना जो उनको जो जनरली फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मीन्स रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉक करना, किसी भी चीज़ को रीस्टॉक करना, रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मतलब रिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होता है, मतलब हमने जंगल काट दिया, अब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे वो सभी कट गए। जो प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल थे, जो मेडिसिनल तरीके से यूज़ दे रहे थे, अदर तरह से हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल थे, बेनिफिशियल थे, बट हमने डिफॉरेस्टेशन में उन पेड़ों को काट दिया। तो रिफॉरेस्टेशन उसी का जस्ट अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को काटते हैं, रिफॉरेस्टेशन में दोबारा से उन्हीं तरह के पेड़ों को, जो टाइप्स के पेड़ उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उन्हीं तरह के सेम काइंड्स को वहाँ पर दोबारा से प्लांटेड करना, ग्रो करना रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कहलाता है। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑन द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। क्लियर? वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमको क्या करना चाहिए कि जितने पेड़ हम काट रहे हैं हम उससे ज़्यादा पेड़ उगा सकें। रिफॉरेस्टेशन के कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। ये नेचुरली भी हो जाता है रिफॉरेस्टेशन, मतलब कुछ पेड़ जो होते हैं काटने के बाद अपने आप भी ग्रो कर जाते हैं। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट री एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ। अगर जो हमने जो एरिया काट दिया उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये जो रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होता है वो दोबारा हो जाता है इन नेचुरल में, और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं रहता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनके पास खुद की कैपेसिटी होती है कि अपने आप को दोबारा से ग्रो करना। वी हैव ऑलरेडी मेड आर टर्मेडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम पहले भी बहुत सारे डैमेज कर चुके हैं, क्योंकि ये जितनी भी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह देख रहे हो आप, ये सभी पेड़ों को काट कर ही जंगलों पर ही बनाई जाती है। जंगलों पर, एग्रीकल्चर लैंड पर ये सभी बनाई जाती हैं। इफ़ वी टेक रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ ऑफ द जनरेशन प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्रीज ओनली द ऑप्शन। तो अगर हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को ग्रीन वेल्थ देके जानी है तो हम एक ही ऑप्शन बचता है कि हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें इसमें। और द फॉरेस्ट मतलब जो कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको हम फॉलो करें, उसको प्रोटेक्ट करें। इस तरह से हम प्लांट्स को और हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।